बिहार, जिसको माना जाता है इंडियन पॉलिटिक्स का हार्ट बीट, वहां पर टोटल 243 असेंबली सीट्स है और हाईएस्ट मार्जिन अभी तक जा चुका है 122 सीट्स का। जब भी बिहार में इलेक्शंस होते हैं राज्यसभा या फिर विधानसभा का, तब मानो वो खाली इलेक्शंस नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन जाता है। इस साल बिहार में इलेक्शंस है, बिहार के स्टेट इलेक्शंस, और इस साल जो चुनाव होंगे वो खाली एक पॉलिटिकल चुनाव नहीं बल्कि बिहार का अगले 5 साल में आखिर उस स्टेट का फ्यूचर आखिर क्या होगा वो डिसाइड किया जाएगा। आप सबको नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव फॉर गुड में। आज हम लोग आप लोगों को एक ऐसे सफर में लेकर जाएंगे जहां पर हम लोग बात करेंगे बिहार के पॉलिटिकल हिस्ट्री से लेकर उन लोग के प्रेजेंट सिनेरियो और आखिर फ्यूचर में आखिर बिहार के जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रहा है, पॉलिटिकल फ्यूचर आखिर क्या होगा उसके बारे में। चलिए दोस्तों, गहराई में जानते हैं आखिर बिहार का पॉलिटिकल सिनेरियो आखिर क्या है। आइए दोस्तों, पहले समझने की कोशिश करते हैं बिहार के पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। बिहार में मोस्ट ऑफ द सरकारें जब भी बनी है, अभी भी प्रेजेंट मोमेंट पे, वो हमेशा से मोस्ट ऑफ द सरकारें वो एक कोएलिशन गवर्नमेंट में बन चुका है। कर्पूरी ठाकुर, जिनको माना जाता है बिहार के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सीएम में से एक, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2023 में, वो बिहार के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सीएम में से एक थे। वो 90s के दौर में बिहार के सीएम थे। 90s में बिहार में मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज जो थे उन लोग का यही मुद्दा हुआ करता था, कास्ट सेंसस बेस्ड पॉलिटिक्स और सोशल जस्टिस के ऊपर। वही चीज 2000 में आते आते बिहार के जितने भी आम जनता है उन लोग के जो कॉमन जरूरतें होती थी, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, लॉ एंड ऑर्डर्स के ऊपर, उस चीज में बहुत फोकस किया गया था और स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर्स के ऊपर। वही चीज अगर अभी हम लोग प्रेजेंट सिनेरियो में देखें, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज का दो बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बेरोजगारी और दूसरा इमिग्रेंट्स को लेकर जो प्रॉब्लम है, माफ कीजिएगा माइग्रेंट्स को लेकर जो प्रॉब्लम है। अब सब लोग को पता है कि बिहार में अधिकतम लोग अपने स्टेट को छोड़कर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, साउथ के जितने भी बड़े बड़े स्टेट्स है वो सब जगह पे जाके काम करते हैं, क्योंकि बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ा रूप ले चुका है। इसी चीज को लेकर इस बार का इलेक्शन का मुद्दा, चाहे वो बीजेपी की कोएलिशन सरकार हो नीतीश कुमार के साथ, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, वो सब लोग इसी मुद्दे के ऊपर फोकस करें। ये दो मेजर मुद्दे, एक बेरोजगारी और एक जो माइग्रेशन का जो प्रॉब्लम है बिहार में। चलिए दोस्तों, अभी इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है सीट शेयरिंग और अलायंस के बारे में। मैंने आपको पिछले सेगमेंट में यही बताया था कि बिहार में अभी तक मोस्टली जितने भी सरकारें आ चुका है पावर में, वो लोग मोस्टली एक कोएलिशन या फिर एक अलायंस सरकार बन के ही पावर में रह चुका है। इसका मेन कारण यही है कि बिहार में सीट शेयरिंग एक हाई स्टेक्स जिक्सॉ पजल की तरह है। पार्टीज अपनी स्ट्राइक रेट, रीजनल पॉकेट्स और पिछले इलेक्शंस के डेटा देख के क्लेम्स रखती है। नेगोशिएशन में तीन चीजें क्रूशल होती है, विनिंग एबिलिटी डेटा, रीजनल बैलेंस जैसे सीमांचल, कोशी, चंपारण एक्सेट्रा, ऐसे कई सारे जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, रीजन्स होते हैं, वो सब के डेटा इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है लीडरशिप ऑप्टिक्स। अलायंस मैथ सिंपल लगता है कागज और पेपर पर, लेकिन ग्राउंड लेवल पे बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स चीज है। अगर कैंडिडेट सिलेक्शन गलत हुआ तो फिर वो सीट कोई भी पार्टी के लिए हाथ से निकल सकता है। यही चीज को अगर डिटेल में हम लोग समझाए तो फिर बिहार में मोस्ट ऑफ द पार्टीज जो भी इलेक्शंस लड़ती है वो लोग डेटा के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये प्रशांत किशोर, जो कि इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है, उन्होंने यही बयान दिया था कि ये लोग डेटा के ऊपर, जितने पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज है, माफ कीजिएगा, ये लोग डिपेंड करते हैं इस चीज के ऊपर। कोई भी रीजन में ये लोग ऐसे एरे गहरे को ये लोग खड़ा नहीं कर देते,
बल्कि उस जगह पे आखिर ये लोग को किस टाइप के कैंडिडेट चाहिए, कौन सा मुद्दा वो लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या वो कैंडिडेट उस चीज को फुलफिल कर पाएगा। क्योंकि आप सब लोगों ने ये बात तो सुना ही होगा, अगर इंडिया में पॉलिटिक्स के बारे में जानना है तो फिर आप सब लोग को बिहार में जाके बिहार के लोगों से जरूर बात करना चाहिए, तब आप लोग को पॉलिटिक्स के बारे में जो समझ है वो और गहरा होता जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं हम लोग के फोर्थ सेगमेंट के ऊपर, इलेक्शन कमीशन एंड वोटर रोल डिबेट। जब रिसेंटली राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था पूरे देश के सामने कि कैसे देश में वोट चोरी हो रहा है, ये कोई नया बात नहीं है। और स्पेशली बिहार में जब से इलेक्शंस हो रहे हैं, स्पेशली जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं बिहार में, तब वहां पर ये कंप्लेन हमेशा आता है कि वोट चोरी से लेकर या फिर वोट ठीक तरीके से कंडक्ट नहीं करवाने जाने का, ये हमेशा से एक कंप्लेंट रहा है। और वही चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हर इलेक्शन के टाइम मिसमैच, डुप्लीकेट नेम्स या फिर एड्रेस, मिसिंग वोटर्स, ये सब का ये कॉमन प्रॉब्लम रहा है बिहार में। और इस बार के इलेक्शन में यही चीज सबसे बड़ा मुद्दा बन के रह चुका है। क्योंकि इससे पहले जब राहुल गांधी उन्होंने वोट चोरी का एलिगेशन लगाया था उतने बड़े मंच पे, अब ये चीज और सीरियस बनते जा रहा है। और आप लोग को हैरानी नहीं होगी क्योंकि अब सिर्फ बिहार क्यों, नेक्स्ट ईयर जब वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, ये सब जगह पे जब इलेक्शंस होंगे तब ये इलेक्शन कमीशन का एक बहुत बड़ा रोल निभाना पड़ेगा ताकि वोट सेफली, सिक्योरली एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कंडक्टेड हो। इससे भी आगे अगर बढ़े तो फिर ईसी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनका क्या काम रहता है? वो लोग को कंटिन्यूअस अपडेशन, फिर BLO वेरिफिकेशन, समरी रिवीजन चलाना पड़ता है। हर एक इलेक्शंस के बाद जब भी वोटिंग कंप्लीट होता है तब बिहार में इलेक्शन कमीशन का ये काम रहता है ताकि वो कंटिन्यूअसली इस चीज के ऊपर काम करे, ताकि जो मैंने बोला था वोटर मिसप्लेस्ड या फिर कोई फेक वोटर ID आके कोई दूसरों का वोट ना मार दे, ये सब चीज इसी का हर साल बिहार के स्टेट इलेक्शन में ये काम रहता है। उसके बाद अगर बोले कि इस बार का जो मुद्दा है, हर एक पार्टी जो उठा रही है, चाहे वो बीजेपी कोएलिशन गवर्नमेंट के साथ, नीतीश कुमार के साथ ही क्यों ना हो या फिर कांग्रेस RJD के साथ ही क्यों ना हो, हर एक लोग एक ही डिमांड मांग रहे हैं कि इस बार ट्रांसपेरेंसी, माइग्रेंट फ्रेंडली प्रोसेस, बूथ पी, हेल्प डेस्क, डिसेबिलिटी फ्रेंडली एक्सेस, ये सब चीज ताकि इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बार बिहार के इलेक्शन में देखे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जो बोला था, डिसेबिलिटी जो लोग होते हैं, जो लोग शायद देख नहीं पाते या फिर डिसेबल्ड लोग होते हैं, फिजिकली ठीक नहीं होते, तो फिर उनके लिए ऐसा बहुत बार सुनने को मिला है उनके जगह कोई और लोग आके उनके जगह पे वोट दे देते। तो ये सब चीज ना हो, इसी चीज का डिमांड इस बार हर एक पॉलिटिकल पार्टी रख रहा है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो जाए। और जो लास्ट है वोटर चेकलिस्ट, इस बार जो मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया था, ये सब चीज बहुत पहले से ही देश में चल रहा था और स्पेशली बिहार में। क्योंकि वोटर चेकलिस्ट का जो मामला है वो यही कहता है कि बिहार में हमेशा से फेक वोटर ID बना के हर एक पार्टी के जो पॉलिटिकल गूंस होते हैं, इसका मतलब जो गुंडे रहते हैं, उन लोग को एक फेक वोटर ID के नाम पे वो लोग जाके अपने पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को जाके वोट दिए जाते हैं। इवन ये भी हमेशा पता चलता है कि आधे से अभी भी लोगों के पास उधर वोटर ID नहीं है। इसके कारण ही कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को ये एडवांटेज मिलता है कि उनके जगह पे जाके हम लोग अपने फेक वोट्स लगा दें। तो यही सब मुद्दे हैं कि इस बार के इलेक्शन में हर एक पॉलिटिकल पार्टी और EC इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस बार बहुत बड़ा काम रहेगा, बहुत बड़ा हाथ रहेगा कि उनको इस बार इस चीज के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं मेरे फेवरेट सेगमेंट के ऊपर, जो है नैरेटिव्स का। इस बार मैंने आप सब लोगों को बोला था कि जो दूसरा सेगमेंट था, जब हम लोग डिस्कस करते थे बिहार के जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में, तब मैंने आप सब लोग को बताया था कि बिहार में जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स होता है वो साल भर साल वो चेंज होता रहता है। 90s में कुछ और रहता है, 2000 में कुछ होता है, और आज हम लोग देखेंगे कि 2025 में आखिर कौन सा नैरेटिव सेट होगा।
इस बार के नैरेटिव में 3 सबसे बड़े मुद्दे रहेंगे और उन 3 मुद्दों में से कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी फेल हुआ तो फिर हवा कहीं दूसरे ओर जा सकता है, चाहे वो रूलिंग पार्टी क्यों ना हो, चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी क्यों ना हो। पहला जो नैरेटिव इस बार के इलेक्शन का मुद्दा बनेगा वो है रोजगार का। ये मुद्दा हर साल ही बिहार के इलेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, इस बार भी ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब सब लोगों ने तो जरूर सुना होगा कि बिहार के जो लोग हैं उन लोग से ज्यादा मेहनती लोग और कहीं पर भी नहीं मिलते। वो लोग जिस मेहनत के साथ अपना काम करते, लगन के साथ अपना काम करते, वो शायद ही और कहीं पर भी आप लोगों को ऐसे लोग मिलेंगे। लेकिन बात वहीं पर ही आता है, आप मेहनत कर रहे हो लेकिन वो अगर प्लेटफॉर्म नहीं मिला तब मुश्किल वहां पर आना शुरू होता है। अब सब लोग को पता है कि बिहार फैक्ट्री है कि हिंदुस्तान को आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे ऐसे बड़े बड़े पद पे ऑफिसर देने का। वहीं पर ही अगर हम लोग बात करें जो किसान होते हैं, बिहार में सबसे ज्यादा किसान बिहार और यूपी जैसे स्टेट में मौजूद रहते हैं। उसके बाद जो इंडियन आर्मी में बिहार थर्ड मोस्ट ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा उधर के लड़के लोग इंडियन आर्मी में एडमिशन लेते हैं, अपने देश को सर्व करते हैं। लेकिन दिक्कत वहीं पर ही आता है कि इतने मेहनती लोग लेकिन वो लोग के लिए जो प्लेटफॉर्म रहता है, आखिर वो बिहार के गवर्नमेंट वो लोग के लिए सेट नहीं कर पाता है। इसलिए बिहार में दिक्कत टैलेंट का नहीं है बल्कि उस प्रॉपर स्टेज का है, उस प्रॉपर प्लेटफॉर्म का है। आप सब लोग को पता है बिहार में अभी भी ठीक तरीके से फैक्ट्रीज या फिर एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं है। हर एक स्टेट हिंदुस्तान में अगर कंपेयर करें तो फिर बिहार में सबसे कम फैक्ट्रीज और एमएनसीज है। इसके कारण ही बिहार में जो टैलेंट होता है वो दूसरे स्टेट में चले जाते हैं या फिर दूसरे देश में काम ढूंढने के लिए चले जाते हैं, और यही सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है बिहार के इकोनॉमी के ऊपर। अब सब लोग को पता है कि बिहार की इकोनॉमी शायद उतनी अच्छी खासी जगह पे नहीं है, और यही प्रॉब्लम हो जाता है कि टैलेंट को बिहार के जो गवर्नमेंट है वो आखिर पकड़ के रख नहीं पाता। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये बन के रहेगा कि गवर्नेंस का। आप सब लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में आखिर जो भी पार्टी अपने एमएलए और एमपी को खड़ा करता है, आखिर कितना इंपॉर्टेंट है। आखिर वो जो गवर्नेंस जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो लोग रहते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के और वो जो एमएलए या फिर एमपी जो खड़ा होगा, आखिर वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपना डिमांड पूरा कर पाएगा कि नहीं। क्योंकि आप सब लोगों को वीडियो के शुरू में मैंने यही कहा था कि अगर पॉलिटिक्स के बारे में जानना हो तो फिर बिहार के लोगों से अच्छा ये चीज कोई नहीं समझता है। क्योंकि बिहार में आखिर फ्रीबी का जो कल्चर है ये सब है, हर एक इंडियन स्टेट में हम लोग को देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल में हो या फिर तमिलनाडु में है, ये सब फ्रीबी कल्चर उधर चलता है। लेकिन बिहार में जब भी ऐसा कोई फ्रीबी कल्चर हो या फिर मुफ्त में कोई भी चीज हो, बिहार के लोग आखिर उस चीज को ऐसे नहीं लेते। आखिर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़ा है, जो भी फ्रीबी चीज वो लोग देते हैं, क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वो बहुत जरूरी है? ऐसा नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल में कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हो, जो कन्याश्री जो ये सब जो चीज है, जो फ्रीबी कि हर एक महिला को महीने में 500,000 रुपए को देना हो, और उसके कारण ही वो एक प्रॉपर वोट बैंक बन जाता है उधर के रूलिंग पार्टी फिर ऑपोजिशन पार्टी के लिए। वैसे सेम चीज तमिलनाडु या केरला में कि फ्री मोबाइल फोन्स दे देना, फ्री स्कूटीज दे देना, उसके कारण वो लोग जीत जाते हैं। लेकिन बिहार में इस चीज का सिनेरियो बहुत अलग है, क्योंकि बिहार के लोग पॉलिटिक्स के ओर कुछ अलग नजरिए से ही देखते हैं, एक पॉजिटिव नजरिए से। अब कुछ भी उठा के वो लोग को उधर फ्रीबी के नाम पे या फिर कुछ भी कोई भी और चीज के नाम पे आप लोग उन लोग को भटका नहीं सकते। अगर फ्रीबी देना है तो फिर आप लोग को सोचना पड़ेगा कि वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए क्या चीज जरूरी है। अगर उस चीज के ऊपर हम लोग फ्रीबी दे तभी हम लोग जीत सकते हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी, मैंने आप लोग सब लोग को कहा था कि बिहार में प्रशांत किशोर जी जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है, जो कि 2014 में भाजपा सरकार को इस पावर में आने के लिए बहुत मदद किया था। वो लोग उन्होंने यही कहा था कि बिहार के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोग बहुत डिपेंडेंट रहते हैं जो डेटा होता है उसके ऊपर वो लोग सेलेक्ट करते हैं कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से आखिर किसको खड़ा करें, हर एक पॉलिटिकल पार्टी।
तो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि गवर्नेंस में आखिर कोई भी रूलिंग पार्टी हो या फिर ऑपोजिशन पार्टी हो, हर एक डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में आखिर किसको किस पद पे रखेगा। क्या वो एमएलए और एमपी, पर्टिकुलर एमएलए और एमपी उस चीज को फुलफिल कर पाएगा, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की डिमांड जो है उस चीज को फुलफिल कर पाएगा। ये दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और तीसरा जो बहुत ही कॉमन मुद्दा है, वो हर साल बिहार के जो इलेक्शंस होते हैं वो हमेशा से रहा है, और 90s के टाइम पे तो ये बहुत ही बढ़ चढ़ के था। वो था आइडेंटिटी का, यानी कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। भले ही ये चीज अभी बहुत कम हो चुकी है, लेकिन ये चीज ग्राउंड लेवल पे जाए तो फिर एकदम से हट नहीं गए। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में शायद ये चीज का अभी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिहार में अभी भी जो आइडेंटिटी को लेकर है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कास्ट बेस्ड या फिर कम्युनिटी बेस्ड जो पॉलिटिक्स है, अभी भी चलता है। मोस्ट ऑफ द गांव में, जो पिछड़े हुए गांव रहते हैं बिहार में, उस चीज में इस चीज का बहुत बड़ा एक मुद्दा रहता है। क्योंकि आइडेंटिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक मायने रखता है कि आखिर जो भी एमएलए और एमपी उस जगह पे आएंगे, क्या वो अपने जो कास्ट है, अपने कम्युनिटी को, वो लोग उन लोग का जो डिमांड है वो सरकार तक पहुंच पाएंगे। इस चीज को छोड़कर जो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी है वो लोग यही कोशिश करते हैं, कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पर अभी भी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होता है, उनको अपनी जात के जो लोग होते हैं उसी को खड़ा करने की कोशिश करता है, ताकि वहां के लोगों को भी अच्छा लगे और वो लोग ये सोचे कि ये हम लोग का ही आदमी है, ये हम लोग का इंसान है जो हम लोग का बात को सरकार तक पहुंचाएगा। तो ये 3 बहुत बड़े मुद्दे हैं इस बार 2025 के इलेक्शंस के लिए। हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी है इस बार कैंपेनिंग भी इस चीज के ऊपर कर रही है। तो इस बार देखा जाए, अगर इन 3 सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दों में से एक भी मुद्दों में से कोई चूक हुआ, तब हवा का रुख कहीं भी बदल सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं हम लोग के 6th सेगमेंट के ऊपर, वो है की वोटर इशू के ऊपर। ऐसे 8 इंपॉर्टेंट की वोटर इशू है जो कि इस बार के जो गवर्नमेंट है वो उन लोग को इस बार इस चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा जब भी वो लोग इलेक्शन कैंपेन पे जाए या फिर कोई भी रैली वगैरह में जाए, चाहे कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हो। ये 8 ऐसे कॉमन चीज है जो मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन लोग का जो वोटर लोग जो लोग है वो लोग इस प्रॉब्लम के ऊपर ये इन 5 सालों में बात कर चुका है। और चलिए देखते हैं ये 8 मुद्दे आखिर क्या है, और क्या ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है नीतीश कुमार जी का, क्या वो इस चीज को फुलफिल कर पाए। चलिए देखते हैं। रोजगार एंड माइग्रेशन, ये चीज तो मैंने आप सब लोग को बताया था कि ये बिहार में हर साल कोई भी इलेक्शन हो ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। माइग्रेशन का जो मैंने इशू बोला था कि हर सब बिहार में टैलेंट तो बहुत है, मेहनती लोग हैं, बहुत अपने लगन के साथ काम करते हैं, लेकिन उस टैलेंट को बिहार के जो गवर्नमेंट है वो पकड़ के रख नहीं पाता, इसलिए वो लोग बाहर चले आते हैं। रोजगार का जो मुद्दा है, खाली मोस्ट ऑफ द बिहार के जो यूथ है वो लोग यही कंप्लेन करते हैं कि मोस्ट ऑफ देम को यही डिपेंडेंट करना पड़ता है एक सरकारी नौकरी के ऊपर। अगर वो नहीं तो फिर जो लोग पिछड़े हुए एक पोर बैकग्राउंड से आते हैं, चाहे कि कोई भी एक किसान का बेटा हो या फिर कहीं पर भी, तो फिर वो लोग को इस चीज के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है गवर्नमेंट एग्जाम के ऊपर। इसके अलावा प्राइवेट जॉब्स वगैरह के ऊपर वो लोग को दूसरे स्टेट्स में जैसे कोलकाता, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, बॉम्बे, ये सब शहर में काम ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। दूसरा, एजुकेशन एंड एग्जाम। आप सब लोग को पता है कि मोस्ट ऑफ द जो स्टेट्स है इंडिया में एजुकेशन को लेकर एक बहुत बड़ा सीरियस इशू बन चुका है। जितने भी डेवलपिंग सिटीज है जैसे कि बैंगलोर हो, कोलकाता हो, दिल्ली हो, मुंबई हो या फिर नोएडा हो, ऐसे कई सारे जितने भी डेवलपिंग सिटीज है या फिर जो भी स्टेट्स आपको स्पेशली साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा, वहाँ पर एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन वहीं पर ही बात अगर हम लोग बिहार में करें तो फिर एजुकेशन तो उधर है, हर एक गाँव तक पहुँच तो रहा है, लेकिन एक प्रॉपर एजुकेशन शायद नहीं पहुँच रहा है। अब सब लोग को ये वायरल वीडियो तो देखा ही होगा, सोशल मीडिया पे ये बहुत वायरल हुआ था कि एक एग्जाम चल रहा है वो भी क्लास 10 का,
और वहाँ पर से उधर बाहर में वो लोग का जो पेरेंट्स है, जो लोग बच्चे लोग एग्ज़ाम देंगे, वहाँ से बाहर से उन लोग के जो पेरेंट्स है वो लोग उनको मदद कर रहे हैं इस एग्ज़ाम में हेल्प करने के लिए। स्कूल के छत के ऊपर जाके वो लोग को पर्चियाँ दे दिया जा रहा है ताकि वो लोग एग्ज़ाम में पास हो जाए। ये सब जो चीज़ है, और एक दूसरा सबसे वायरल वीडियो गया था जो कि क्लास 12 में जिन्होंने टॉप किया था उस साल बिहार के जो स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम है, उनको जब पूछा गया कि आखिर पॉलिटिकल साइंस किस सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है, किस विषय के बारे में ये सब्जेक्ट है, तब उनका जो जवाब था वो सुनने लायक था। ये वीडियो आप सब लोग को ये देखना चाहिए। तो इसी के कारण एजुकेशन तो है, लेकिन एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम शायद बिहार में अभी भी लैक कर रहा है। इसलिए शायद मैंने वही कहा था कि मोस्ट ऑफ द यूथ हायर एजुकेशन के लिए स्पेशली डिपेंडेंट होता है सदर्न इंडियन स्टेट्स के ऊपर, बेंगलोर, चेन्नई जैसे ऐसे स्टेट के ऊपर ये लोग डिपेंडेंट रहते हैं। उसके बाद एग्जाम के बारे में अगर बात करें तो रिसेंटली जो वेस्ट बंगाल में एसएससी एग्जाम का घोटाला हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो एसएससी एग्जाम का घोटाला हुआ, ये सब चीज़ें देश में कहीं ना कहीं स्टेट्स में मौजूद है, कम है, लेकिन बिहार में ये अभी तक 90s के दौर में जो शुरू हुआ था वो अभी तक मौजूद है कि एग्जाम्स जो है, एग्जाम प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं करवाया जाता है। पेपर लीक से लेकर रिक्रूटमेंट का जो प्रॉब्लम है, वहाँ पर भी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से रिक्रूटमेंट किया जाता है, टैलेंट के हिसाब से नहीं, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। अब सब लोग को पता है कि जो भी ये चीज़ देखने को मिलता है बिहार में स्पेशली, कि मोस्ट ऑफ द लोग जो लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं वो लोग पर्पसली अपना जो सर्टिफिकेट होता है जनरल से ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब वो लोग कर देते हैं। तो ये सब जो चीज़ है एजुकेशन और एग्जाम को लेकर, ये सब में बिहार में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा वो है हेल्थ एंड बेसिक सर्विसेज। मैंने आप सब लोग को बताया था कि एजुकेशन के जैसा ही हेल्थ एंड सर्विसेज का जो भी सेक्टर है वो शायद मौजूद है, सरकार से मदद भी मिलता है, लेकिन वो शायद लोगों तक पहुंचता नहीं है। अभी भी शायद प्राइवेट हॉस्पिटल्स उधर उतना वेल एस्टैब्लिश नहीं है, अगर एस्टैब्लिश भी है तो फिर गवर्नमेंट के हिसाब से वो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो काम नहीं करता है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल अगर चाहे तो फिर अपना दाम जो है वो बढ़ा सकता है, जो जैसा मुद्दा चाहे, जो जैसा प्राइस चाहे, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल वहाँ पर लागू कर सकता है। इसके कारण मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के क्या ही बोले। ऑल ओवर इंडिया में जो हालत गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का है वो बिहार में वैसा ही है। कुछ कुछ जगह पे ऐसा ही है कि हॉस्पिटल तो है लेकिन डॉक्टर मौजूद नहीं है, शायद प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, नर्स मौजूद नहीं है। ये सब चीज़ बिहार में, ये सब चीज़ इस बार के इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर। रिसेंट एग्जाम्पल में अगर बताए तो फिर ऑल ओवर इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को जो हालत है वो क्या ही बताए, लेकिन बिहार में रिसेंटली ऐसा सबसे बड़ा केस है। कोई भी नया ब्रिज या फिर पुल बनता है तो बिहार में, तो फिर वो ज़्यादा दिन नहीं, 3 महीने के बाद ही वो टूट के बिखर जाता है। यहाँ पर अगर बात करें वहाँ पर सिविक सेंस का, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के और गवर्नमेंट और अगर ध्यान दे, एक नया ब्रिज बन रहा है या फिर पुल बन रहा है तो फिर वहाँ से जितने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो लाइट्स है जो एक प्रॉपर हाईवे में लगाते हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो लोग इस चीज़ को चुरा के लेकर चले आते हैं। इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रहा है। फूड कंट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, आज भी कुछ गांव अभी भी है बिहार में जहाँ पर प्रॉपर फूड और इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं है, और गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत नेग्लेक्ट करता है। और ये सब चीज़ों का कारण यही है कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, कि अभी भी गवर्नमेंट एक ऐसा चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के ऊपर। इसके कारण ये जो मेन मुद्दा है, इस चीज़ से गवर्नमेंट पीछे हट रहा है। उसके बाद है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर 2000 में एक बहुत बड़ा मुद्दा था बिहार के इलेक्शन में, गवर्नमेंट ने काम किया और उसके ऊपर अगर बताए तो सचमुच में काम भी हुआ था। लेकिन अभी भी कुछ जगहों पे, अगर बोला जाए पटना, मुजफ्फरपुर, ये सब बड़े बड़े शहरों को छोड़कर कुछ और भी जगह है जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की तो मानो धज्जियाँ उड़ चुकी है, क्योंकि उस जगह पे अभी भी लॉ एंड ऑर्डर मौजूद नहीं है। खुलेआम गुंडे जो होते हैं, पॉलिटिशियन के जो मोस्टली गुंडे, वो लोग जो गैंगस्टर वगैरह हैं, आज भी खुलेआम उधर बंदूकें, ये सब कुछ बेचा जाता है। तो ये सब जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, और वुमेन सेफ्टी को लेकर अभी भी उधर चाइल्ड मैरिज से लेकर गाँव में
जो वो औरतों के साथ अभी भी उधर जो वुमेन सेफ्टी को लेकर जो इशू है अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ये सब चीज़ें होता है लॉ एंड ऑर्डर, जो कि हम लोग कह सकते हैं बिहार में अभी भी गवर्नमेंट को इसको ग्राउंड लेवल में जाके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। नंबर 6, कास्ट एंड सोशल जस्टिस। हम लोग को शायद यही लगता है कि अभी तक हिंदुस्तान में शायद कास्ट बेस्ड जो है दलितों के ऊपर अत्याचार से लेकर लोअर जो कास्ट होते हैं वो लोग के ऊपर अत्याचार शायद नहीं होते, लेकिन यह गलत है। अभी भी जो भी पिछड़े हुए गांव, जो भी पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट है, अभी भी बिहार में इस चीज़ को लेकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बिहार क्यों बल्कि ऑल ओवर इंडिया में मोस्ट ऑफ द जितने भी पिछड़े हुए जगह है वहाँ पर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स या फिर जो लोग पिछड़े हुए लोग हैं उन लोग के ऊपर ये अत्याचार हम लोग को देखने को मिलता है। अभी भी मोस्ट ऑफ द डाउरी केसेस, मोस्ट ऑफ द वुमेन सेफ्टी के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो फिर वुमेन्स फील अनसेफ। डाउरी के ऊपर जब कोई भी औरत अपने शादी के बाद अपने घर जाती है, अपने ससुराल के उधर, तब उधर बहुत दिक्कत आना शुरू होता है और वो उसका मेन प्रॉब्लम है डाउरी को लेकर। अभी भी उधर डाउरी मैरिजेस जो होता है, दहेज में कितना पैसा चाहिए, उस चीज़ को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी भी बिहार में देखने को मिलता है। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड प्राइसेस। अब सबको पता है कि बिहार में लास्ट ईयर जब इलेक्शंस हुए थे, स्टेट इलेक्शन, एमएसपी एक्सपेक्टेशंस, ये सबको एमएसपी जो पर्टिकुलर वर्ड है जो किसानों के लिए लागू किया जाता है, ये चीज़ एक बहुत बड़ा मुद्दा था और इस बार भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप सब लोग को पता है कि जब 2022 के टाइम पे जब किसान जो लोग हैं, हम लोग के किसान भाई बहन, चाहे पंजाब में हो, यूपी में हो, कहीं पे भी हो, वो लोग एक भारी भरकम प्रोटेस्ट पे उतर आए थे और वो प्रॉब्लम था एमएसपी। और इसी चीज़ को इस बार जो भी सरकार है ये सब चीज़ वो लोग देखेंगे। यही अब मेन मुद्दा है कि मोस्ट ऑफ द सरकार को इसी चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आप सब लोग को पता है मोस्ट ऑफ द किसान जो है वो बिहार से आते हैं। बहुत मेहनती, बहुत ही लगन के साथ जो भी किसान है वो लोग काम करते हैं। देश के आधा से आधा जितने भी चावल है, अनाज है, वो सब बिहार से उगते हैं, लेकिन उन लोग को हमेशा नेग्लेक्ट किया जाता है। फार्मर का जो सुसाइडल इशू है वो बिहार में हम लोग को देखने को मिलता है। बिहार में क्यों, ऑल ओवर इंडिया में इस चीज़ का एक प्रॉब्लम है, लेकिन बिहार में अगर बोले तो ये हद से ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट वहीं पर ही है, वो लोग ग्राउंड लेवल पे ये काम नहीं करता। उसके बाद वेलफेयर डिलीवरीज, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में अगर कंपेयर किया जाए तो फिर जो स्टेट्स है उड़ीसा और तमिलनाडु में स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स वगैरह ये सब चलाए जाते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को साइकिल से लेकर या फिर जो लोग ग्रेजुएशन की ओर बढ़ रहे हैं उन लोग को स्कॉलरशिप देकर या फिर मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप देकर उन लोग को उत्साह दिया जाए कि एजुकेशन की ओर आगे बढ़ो, लेकिन वो चीज़ बिहार में बहुत कमी है। इतने सारे जो प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस किए, ये सब इस बार बिहार के इलेक्शन में एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा। लेकिन प्रॉब्लम है कि अभी तक ये सब बेसिक जो चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, किसानों का प्रॉब्लम, एजुकेशन का प्रॉब्लम, ये सब चीज़ अभी भी सॉल्व ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बिहार की जो गवर्नमेंट है वो ऊपर से काम कर रही है। प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में यही बताया कि बिहार में सरकार का यही प्रॉब्लम है कि वो लोग जो काम करता है वो लोग को ग्राउंड लेवल में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। चाहे कितने भी हायर अथॉरिटीज में लोग मौजूद हो, चाहे वो सीएम हो या फिर डिप्टी सीएम हो, चाहे वो होम मिनिस्टर ही क्यों ना, वो लोग को इस बात के बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड जीरो पे आखिर क्या हो रहा है। तो ये जो मैंने 8 मुद्दे बताए, तो फिर यहाँ पर बात यहीं पर आती है कि इस बार अगर कोई भी पार्टी चुनाव जीत के आए तो फिर उनको काम ग्राउंड लेवल पे जाके, ग्राउंड जीरो से एकदम वहां से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से जो काम होता है वो शायद लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग के सेकेंड लास्ट सेगमेंट वो है इम्पैक्ट ऑफ यूथ वोटर्स। आप सब लोग को पता है कि बिहार का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि बिहार में ऑल ओवर इंडिया से सबसे ज़्यादा यूथ्स बिहार में मौजूद है एज कम्पेयर टू अदर इंडियन स्टेट्स। और इस बार का इलेक्शन भी इन यूथ जो युवा है बिहार में उन लोग के ऊपर होगा। और इन लोग का जो मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है की इश्यूज जो है वो है रिक्रूटमेंट स्पीड, एग्जाम इंटीग्रिटी और पेपर लीक फ्री प्रोसेस। इन सब के बारे में मैंने वीडियो में आगे ही बात किया था। अब सब लोग को पता है कि कुछ दिन पहले ही जब खान सर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट पे उतर आए थे कि
बिहार के जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है उधर हर साल एक कॉमन प्रॉब्लम जो हम लोग को देखने को मिलता है वो है पेपर लीक्स का। पेपर हर साल लीक होता ही जाता है उधर बिहार में, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पर ये सबसे बड़ा मुद्दा बनता है कि एग्जाम का जो इंटीग्रिटी होता है वो खत्म हो जाता है। कई युवा यही कंप्लेन करते हैं कि हम लोग का जिंदगी में हम लोग अपना सब कुछ छोड़ के हम लोग 3 साल 4 साल हम लोग गवा देते हैं, हम लोग खाली एक एग्जाम का तैयारी में, और फिर जाके एग्जाम देने जब जाते हैं उसके 2 दिन पहले पता चलता है कि एग्जाम पेपर लीक आउट हो गया। ये यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर हम लोग बोले कि आज का जो ज़माना है वो सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के ऊपर आज का जो गवर्नमेंट है उन लोग को फोकस करना पड़ेगा, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या फिर ऑपोजिशन पार्टी। सोशल मीडिया के थ्रू आखिर वो लोग कितना कैंपेनिंग कर पाए, क्योंकि यूथ उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, चाहे वो इंस्टाग्राम में हो, चाहे वो फेसबुक में हो, या फिर चाहे वो यूट्यूब के द्वारा जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का पर्सनल जो यूट्यूब चैनल है उधर वो लोग आखिर किस चीज़ के बारे में बात करें, आखिर यूथ को आखिर क्या चाहिए, अगर वो लोग इस चीज़ के बारे में फोकस करें तब शायद एक बहुत बड़ा चांस बन सकता है कि यूथ जो है, युवाओं को वो लोग खींच सके अपने वोट बैंक के लिए। उसके बाद जो है यूथ टर्नआउट जो है एक हो सकता है, यूथ टर्नआउट जो है वो बहुत बढ़ के जा सकता है अगर ये जो प्रोमिसेस है हर साल जो सरकार बनाता है, अगर यूथ को जो मैंने बोला था, हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा क्यों ना हो, वो लोग देखते हैं कि ये जो व्यक्ति उधर जो खड़ा हो रहा है क्या वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, क्या ये इन लोग के मुद्दे को ये उधर उठा पाएगा, क्या वो उधर से जीत पाएगा, इन लोग का प्रॉब्लम्स जो है, जो लोगों को लगता है कि ये हम लोग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा, तो शायद यूथ वोटर टर्नआउट बहुत बढ़ सकता है। आप सब लोग को ये इमेज दिखा रहे हैं कि बिहार में यूथ तो बहुत है, लेकिन वोटर टर्नआउट जब भी होता है कि वोट देने का जब भी बारी आता है तब यूथ का संख्या बहुत कम होता है। जिस हिसाब से अगर हम लोग रेशियो करें जो पॉपुलेशन है बिहार के यूथ का और वोटिंग लाइन पे जो यूथ खड़े होते हैं वो बहुत ही कम होता है। ये एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा होगा हर एक पॉलिटिकल पार्टी में अगर इस साल बिहार के इलेक्शन वो लोग जीतना चाहते हैं। जोरों शोरों से तो इलेक्शन और कैंपेनिंग चल रहा है, लेकिन अभी भी एक चीज़ के ऊपर मैं शायद नहीं देख पा रहा हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, नीतीश कुमार जी हो या फिर कांग्रेस ही क्यों ना हो, वो लोग इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, जो कि है यूथ। क्योंकि आप सब लोग को पता है यूथ आर द फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री, कोई भी देश हो, और भारत जैसे देश में जहाँ पर 35 साल के नीचे मोस्ट ऑफ द युवा है एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वहीं पर यूथ के ऊपर ये फोकस नहीं जा रहा है। तो चलिए देखा जाए कि अगले 2 महीने में नवंबर में शायद इलेक्शंस होंगे, आखिर ये 2 महीने में आखिर कौन सा पॉलिटिकल पार्टी आखिर यूथ के ऊपर फोकस करेगा, हर युवा के जो समस्या है स्पेशली जो रोजगार का है उस चीज़ के ऊपर ये लोग फोकस करते हैं कि नहीं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कंक्लूजन के ऊपर। चाहे कोई भी पार्टी आखिर इस बार पावर में आए, चाहे वो कोएलिशन गवर्नमेंट हो आरजेडी और कांग्रेस का, या फिर नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ जो कोएलिशन गवर्नमेंट बना के सरकार चला रहा है अभी भी, आखिर क्या होगा वो शायद हम लोग का विषय नहीं है। आखिर विषय यहीं पर ही देखने का होगा कि अगले 5 साल में आखिर जो भी पार्टी चुन के बिहार में आएगा, आखिर वो लोग जो भी प्रोमिसेस, जो भी वादे कैंपेनिंग के टाइम ये लोग उठाए थे, क्या वो लोग सच में उस चीज़ को फुलफिल कर पाएंगे अगले 5 सालों के लिए। जो बिहार का जो अभी नक्शा है क्या वो बदल पाएगा अगले 5 सालों के लिए। जो बेसिक जो नीड्स है बिहार में, हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन, प्रॉपर एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट, ये सब चीज़ जो है क्या हर एक पॉलिटिकल पार्टी वो दे पाएगा इन अगले 5 सालों में। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। सोशल जस्टिस, फ्लड जैसे जो भी प्रॉब्लम्स बिहार में अभी भी है, क्या हर एक पार्टी जो भी इस चीज़ को फुलफिल कर पाएगा। क्योंकि मैंने आप सब लोग को बताया था, मनोज वाजपेयी जी ने, जो अभिनेता है बॉलीवुड के मशहूर, उन्होंने एक बात कहा था, अगर पॉलिटिक्स समझना है
तो फिर बिहार में आइए और बिहार के लोगों से बातचीत कीजिए, तभी आप सब लोग को पता चलेगा। क्योंकि बिहार में इलेक्शंस जीतना उतना आसान नहीं है, क्योंकि उधर के जितने भी लोग हैं वो बहुत ही ओपन माइंडेड है, बहुत ही पॉलिटिकली एक्टिव है। हर एक विषय के बारे में उन लोग के पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हर एक इंडियन स्टेट से अलग है। बिहार हम लोग को बहुत बड़े बड़े ऐसे IAS IPS से लेकर और भी कई बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटीज दे चुका है, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे वो मनोज तिवारी क्यों मनोज बाजपेयी जैसे ऐसे अभिनेता क्यों ना हो, पंकज त्रिपाठी जैसे ऐसे दिग्गज अभिनेता क्यों ना हो, चाहे वो लेट सुशांत सिंह राजपूत ही क्यों ना हो, ऐसे कई 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 सारे ऐसे बहुत ही महान व्यक्ति बिहार से निकल के आ चुके हैं। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, जिसको माना जाता है नालंदा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, वो बिहार में है। ये सब कुछ हर एक चीज बिहार में है, जो कि मैंने बोला था कि बिहार के लोगों के पास टैलेंट है, वो लोग मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन बात है प्लेटफॉर्म देने का। अब बात यहीं पर ही है कि क्या जो कोई भी सरकार चुन के आए, क्या बिहार के जो लोग हैं, जो भी गरीब लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, जो भी समस्या है, क्या वो लोग इस विषय के ऊपर काम करेंगे? क्या एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म सेट करके दे पाएंगे अगले 5 सालों के लिए? चलिए दोस्तों, आज के लिए ये वीडियो इतना ही। हम लोग ये जो सेगमेंट हम लोग ने स्टार्ट किया, ये जो सीरीज है, माफ कीजिएगा, ये जो सीरीज है कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस आने वाले हैं कई सारे स्टेट्स में, तो फिर उसके ऊपर हम लोग ने पहला वीडियो बनाया था वेस्ट बंगाल के ऊपर। आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये वीडियो बन रहा है बिहार के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग और भी स्टेट्स के ऊपर, तमिलनाडु, केरला, इन सब के ऊपर हम लोग ये वीडियो बनाते जाएंगे। आप सब लोग ऐसे ही प्यार करते रहिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।